लीडरशिप जेल जाएगी। और उसके बाद हमने ये कहा है कि हम इसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दूसरे समुदाय के लोगों को भी शामिल करेंगे और हो रहे हैं। अभी हमारा 15 तारीख को एक प्रोग्राम है जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। मगर हमको ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ दें। हम दबाव नहीं बना सकते और वो हमारे दबाव को नहीं मानेंगे। हमारी क्या शक्ति है उनको दबाव बनाने की? शक्ति तो मोदी साहब के पास है, अमित शाह साहब के पास है, वो दबाव बना सकते। हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ होना अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ के मुसलमान ये महसूस करने लगे कि ये गवर्नमेंट ही हमारे खिलाफ है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो आप सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों तरमीम कर रहे हैं? अदालत का रास्ता हो चाहे सड़क पे जाने का रास्ता हो, वो सबको इस्तेमाल सड़क पर ये आंदोलन चलेगा उस वक्त तक जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया। ये बीजेपी ने लाया इसीलिए है कि यहाँ की मस्जिदों को, यहाँ की ईदगाहों को, यहाँ की दरगाहों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमपुर, मैं हूं प्रभात। मोदी सरकार नए नए कानून ले आती है, उस पर विवाद होते ही हैं और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल अभी राज्यसभा में पेश हुआ और जिस तरीके से वहां पर पारित किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? क्या वजह है जिसकी वजह से ये कानून भी अगर बनेगा तो विवाद में आ जाएगा? विवाद में इसलिए आ रहा है कि कभी भी कोई भी कानून पार्लियामेंट से बनता है तो इसके स्टेक होल्डर से बात की जाती है। वक्फ का मसला है तो मुसलमानों से बात की जाएगी। मुसलमानों ने बात की, जेपीसी से बात की, 5 करोड़ लोगों ने ईमेल भेजे, हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसकी कोई झलक जेपीसी के रिपोर्ट में नहीं है। अपोजिशन पार्टियों के जो लोग थे उसके अंदर 10 लोग, उन्होंने अपनी आपत्ति जताई, अपनी बातें रखी, उसकी कोई झलक जेपीसी की रिपोर्ट में नहीं है। तो जेपीसी तो आईवाश है। जेपीसी क्या है? जेपीसी ने वही काम किया जो बीजेपी चाहती थी। इसलिए हम समझते हैं कि जेपीसी ने गलत किया, जेपीसी की रिपोर्ट गलत है और पार्लियामेंट से वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट शुड बी रिजेक्टेड। क्या आपत्तियां हैं जो मुसलमानों को है या आपके बोर्ड को? कई आपत्तियां हैं उसमें 44 अमेंडमेंट, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने अमेंडमेंट किए गए हों। उसके वक्फ की जो परिभाषा है आर्टिकल सेक्शन 40 में, उसी को तब्दील कर दिया गया उठा के पूरा। और फिर इसके बाद में वक्फ बाय यूज़र के कानून में तब्दीली संशोधन कर दिया गया। वक्फ बोर्ड और वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो नॉमिनेशन होते हैं उसको यानी जो इलेक्ट होके आते हैं उसको नॉमिनेशन में तब्दील कर दिया गया। फिर वक्फ ट्राइब्यूनल के इख्तियारात को निकाल के कलेक्टर के हवाले कर दिया गया। अब कलेक्टर के ऊपर में एक और यानी ऑफिसर बनाने की बात आ रही है। लिमिटेशन के कानून का से जो एक्सेप्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो देखिए, वक्फ का मसला नहीं है। हमारे देश के अंदर जितने इंडाउमेंट है, चाहे हिंदुओं के हो, चाहे सिखों के हो, चाहे ईसाइयों के हो, सबको इसी तरह के प्रोविज़न हासिल हैं। तो आप सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों तरमीम कर रहे हैं? आपको यानी आप ये कहते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर नॉन सिख नहीं हो सकता है, हिंदुओं के जो इंडाउमेंट है उसमें दूसरा धर्म का आदमी नहीं हो सकता है, तो इसमें क्यों आप लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये पूरा वक्फ कानून जो है ये बीजेपी ने लाया इसीलिए है कि यहाँ की मस्जिदों को, यहाँ की ईदगाहों को, यहाँ की दरगाहों को, यहाँ के कब्रिस्तानों पर कब्जे के रास्ता हमवार किया जाए। तो ये, लेकिन इसमें जो मेंबर्स और बन रहे हैं दूसरे धर्मों के भी आ सकेंगे, तो इससे कह रहे हैं कि एक आम सहमति बन सकेगी। नहीं, मगर ये बात और जगह क्यों नहीं है भाई? मसला मुसलमानों की प्रॉपर्टी का है। वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये मुसलमानों के लोग वक्फ करते हैं ज़मीनों को, अपनी ज़मीनों को, पर्सनल ज़मीनों को। तो उसमें दूसरे धर्म के लोगों को आने की क्या ज़रूरत है? मुसलमानों मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए ये प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है। उसमें दूसरे धर्म को क्या जरूरत है? आम लोगों को क्या इससे कोई एतराज होगा? आम लोग क्या समझते हैं? आम लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा ये जो? आम लोगों को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। वक्फ से मुताल्लिक जो मामला है वो सिर्फ मस्जिदों से है, वो भी कोई गैर कानूनी ज़मीन पर नहीं होती है। वक्फ करता है कोई आदमी, उसकी ज़मीन होती है। दरगाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, इससे आम लोगों को क्या आपत्ति है? ये तो मुसलमानों के लिए ज़मीन है। तो मुसलमानों को ही, जो आम मुसलमान हैं उनको क्या आपत्ति है? उनको कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो देखिए, मुसलमानों ने इस पूरे जेपीसी के इसमें आप देखिए कितने मुसलमानों ने अपनी बात रखी है। 5 करोड़ ईमेल भेजे गए और उसके अलावा भी लोग, तमाम संस्थाओं ने बात रखी है। तो सबने कहा कि नहीं मंजूर है हमारे लिए, उसके बाद क्यों नहीं बात? अब कानून बन जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग इसके पहले या इसके देखिए, बाद? कानून बन जाने से पहले भी और कानून बनने के बाद भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते अवेलेबल है, जितने डेमोक्रेटिक रास्ते अवेलेबल है, चाहे अदालत का रास्ता हो, चाहे सड़क पे जाने का रास्ता हो, वो सबको इस्तेमाल। सड़क पर कैसे, मतलब आप अख्तियार करेंगे? क्योंकि हमेशा ही चाहे वो सीए एनआरसी का हो, तमाम विवाद बनते रहे मामलों को लेकर। देखिए, उसमें ये बात है कि हमने ये बात तय की है कि जितने भी ये तहरीक चलेगी, ये आंदोलन चलेगा उस वक्त तक जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता।
उसके लिए जितने संवैधानिक रास्ते हैं उस सबका इस्तेमाल करें, चाहे सड़क पर जाना हो, धरना देना हो, जेल जाना हो, सबका इस्तेमाल करें। नहीं, आज का तो 2 टॉपिक थे। एक था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और दूसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो पहली बात थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल, अभी एक्ट नहीं बना है, वो बिल दस्तूर के दी गई जो ज़मानतें हैं उसके ख़िलाफ़ है, अक़लियतों के मफादात के ख़िलाफ़ है, मुल्क के फ़ेडरल कल्चर के ख़िलाफ़ है और जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मुसलमानों के इदारों को मुसलमानों को रन करना चाहिए, हिंदुओं के इदारों को हिंदुओं को रन करना चाहिए। तो ये पूरा एक किस्म का नुकसानदा है। तो इस बिल को पास होने से रोकना ये हर समझदार पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि बहुत नुकसानदा है। इससे क्या होगा, हुकूमत में और माइनॉरिटीज़ में और गल्फ बढ़ेगा। यहाँ जो रहने वाले मुसलमान हैं उनको ये ख्याल होगा कि हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ है। हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ होना अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ के मुसलमान ये महसूस करने लगे कि ये गवर्नमेंट ही हमारे ख़िलाफ़ है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये पूरा उसी सिमत में जा रहा है। तो क्या कानून बन जाएगा ये, आपको लग रहा है? गवर्नमेंट के पास पावर है, मेजॉरिटी है पार्लियामेंट, लोकसभा में, राज्यसभा में, जो चाहे कानून बना सकते हैं, चाहे दस्तूर के मुताबिक बनाए या दस्तूर के खिलाफ बनाए। उनके पावर को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। इसके पहले सीए एनआरसी भी आया था, बड़ा आंदोलन हुआ सड़कों पर, क्या इसको लेकर के भी इस तरीके की आप लोगों की कोई प्लानिंग? अब वो तो हमारी शक्ति पर है, हमें ताकत है तो हम करेंगे, हम तो पूरी कोशिश करेंगे। क्या मंशा है इसके पीछे, सरकार की क्या मंशा है? मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने से रोकना है, बस यही है। तो उससे क्या हासिल होगा उसे? वो तो उनको मालूम है। हम कैसे कह सकते क्यों? वो मगर हमको ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनमें जो ट्रांसपेरेंसी आएगी, कुछ मेंबर्स और जो शामिल किए गए हैं दूसरे धर्मों के, महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है, उससे फ़ायदा मिलेगा इसमें? नहीं होगा, महिलाएं तो पहले से है, वो झूठ बोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स नहीं है। तो एक जनरल यूसीसी की तरह एक जनरल लाए, क्योंकि सिख हैं, उनके इदारे जो अमृतसर में, उसको चलाने के लिए कुछ हिंदू लोगों को लाए और जो हिंदू मठ हैं उनको चलाने के लिए कुछ मुसलमानों को लाए और मुसलमानों के कुछ इदारों को चलाने के हिंदू को लाए। क्या इससे मस्जिदों को भी खतरा रहेगा? जो उपासना स्थल कानून है उस पर भी कुछ दिक्कतें आएंगी? बिल्कुल, यानी इसमें खतरा है, इसीलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये पूरा जो स्कीम है ये इंडिया के अंदर मुसलमानों की हैसियत को, उनकी फ्रीडम, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स दिए गए हैं, उसके खिलाफ है। टोटल ऐसा लगता है कि ये एक मुसलमानों को हरास करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट आम मुसलमान ये समझ रहे हैं बात कि हमें कुछ इससे नुकसान होगा, या अभी नहीं समझ रहे देखिए, जनता तो जनता होती है ना, उसमें कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। लेकिन जो उनका जो असल तबका है, जो सोचने समझने वाला है, वो तो इसको गलत समझ रहा है। क्या आप लोगों का इसके बाद क्या प्लान है इसको हम रोकने तो के क्या लिए? कर सकते हैं, हम जो है कोर्ट को जा सकते हैं, आवाम के पास जा सकते हैं, 2 ही रास्ते हैं हमारे पास। आवाम के पास जाने का क्या तरीका है? बात करेंगे, उनको समझाएंगे। लेकिन मोदी सरकार भी किसी भी कानून को ले आती है, पीछे नहीं हटती है। वो तो ताकत है, वो तो जुल्म है ना, जुल्म से क्या कर सकते हैं। वो तो अपनी जो पावर है, पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी को पावर दिया है और बादशाह बनाया, हुक्मरान बनाया, उसको मेजॉरिटी दी है, तो उसको इसलिए नहीं दी कि वो जुल्म करे। लेकिन नीतीश सरकार भी है इसमें, चंद्रबाबू नायडू की भी सरकार है, तो गठबंधन की है, तो आप अगर दबाव डालें, क्या कुछ ऐसा हम है? दबाव नहीं डाल सकते, हम अपील कर सकते हैं। कहाँ तक बात हुई आपकी? हम अपील कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम दबाव नहीं बना सकते और वो हमारे दबाव को नहीं मानेंगे। हमारी क्या शक्ति है उनको दबाव बनाने की? शक्ति तो मोदी साहब के पास है, अमित शाह साहब के पास है, वो दबाव बना सकते हैं और उनके दबाव में काम करेंगे। क्या विपक्ष आप लोगों के साथ लड़ रही है सशक्त रूप से? हमारे साथ नहीं, दस्तूर के साथ है, दस्तूर के साथ है। अंतिम रूप से क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार से हम ये कहेंगे बिल वापस लिया जाए, बिल वापस लिया जाए।
दूसरी बात ये है कि अपोजिशन के जो लोग जेपीसी के अंदर मौजूद थे, उन्होंने जितनी आपत्तियां दर्ज कराई थी उसकी कोई झलक इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है। 44 अमेंडमेंट्स में जो बातें जो संशोधन के लिए अपोजिशन मेंबरान ने दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और जो बीजेपी के मेंबरान ने जो चीज़ें दी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये हर तरह से एक तरह हम कह सकते हैं कि यूनिलैटरल रिपोर्ट है, ये बायस्ड रिपोर्ट है, ये गैर कानूनी रिपोर्ट है, ये असंवैधानिक रिपोर्ट है जिसको आज पार्लियामेंट में पेश किया गया है। और हम समझते हैं कि हम यानी जब तक के ये बिल मंजूर नहीं होता है उस वक्त तक के भी, और अगर खुदा न खास्ता ये बिल मंजूर हुआ तो उसके बाद भी इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेंगे, देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। जितने भी कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं हमारे पास में, चाहे अदालत का रास्ता हो, चाहे और डेमोक्रेटिक ऑप्शंस अवेलेबल हों, उन सब का इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त तक की ये तहरीक चलेगी, उस वक्त तक ये आंदोलन चलेगा जब तक कि ये कानून रिपील नहीं होता। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कोई 2-4 पॉइंट तो ऐसे बताइए जिसको आपको लगता है कि इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि इससे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इससे तो जो पारदर्शिता है वो आ जाएगी, इससे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब तक कुछ ही लोग कब्जा किए बैठे थे, कुछ तो बताइए कि इससे आपको नुकसान क्या हो रहा है। इससे नुकसान ये है कि ये गलत भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इसमें पहली बार इन्होंने विमेन के लिए रिजर्वेशन किया है। पहले भी विमेन मेंबर आती थी इलेक्ट होकर इसके अंदर, और उसमें है अभी कई वक्फ बोर्डों के अंदर महिलाएं मौजूद हैं, तो विमेन मेंबर का रास्ता कभी नहीं रोका गया। और दूसरी बात ये है कि अब पहले तमाम लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आते थे, चाहे पार्लियामेंट मेंबर हो, चाहे असेंबली के मेंबर हो, चाहे बार काउंसिल मेंबर हो, अब नॉमिनेशन से आएंगे। ये एक मसला है। तीसरी बात ये कि पहले कोई डिस्प्यूट खड़ा होता तो ट्राइब्यूनल बनता था और ट्राइब्यूनल के ऊपर में सुनवाई होती थी। अब वो ट्राइब्यूनल के प्रोविजन को ख़त्म किया जा रहा है और 3 मेंबर ट्राइब्यूनल को 2 मेंबर कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ का कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको वक्फ बोर्ड तय नहीं करेगा, उसको कलेक्टर तय करेगा। अब कलेक्टर के ऊपर एक और अधिकारियों को बिठा दिया गया है। और फिर ये कि उसमें जो वक्फ बाय यूज़र का कानून था कि अगर जो कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, सैकड़ों साल से इस्तेमाल हो रही है, उसके इस्तेमाल के बुनियाद पे वो प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये कहा गया अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वह प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक चीज़ है। फिर जो लिमिटेशन का कानून है उससे एग्जाम किया गया था वक्फ को, वो ख़त्म कर दिया गया। तो ये जितने अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें नॉन मुस्लिम के लिए प्रोविज़न पैदा किया गया, मुसलमानों की जो शर्त थी वो हटा दी गई। तो आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि आप ये कह रहे हैं पारदर्शिता आएगी, कौन सी चीज़ है जिससे पारदर्शिता नहीं है पहले। और दूसरी बात ये जो कानून पार्लियामेंट से बने थे वो किसने बनाए थे? मुसलमानों ने बनाए थे, वो गवर्नमेंट ने बनाए थे, पार्लियामेंट ने बनाई थी कानून। चाहे वो 1954 का कानून हो, चाहे 2000 यानी 1995 का कानून हो या 2013 की अमेंडमेंट्स हो, वो सब पार्लियामेंट से मंजूर हुए, मुसलमानों ने नहीं बनाए हैं। तो इसलिए ये कहना कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, सवाल ये पैदा होता है कि अब जो कानून लाया गया है वो कानून सीधा वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा आंदोलन करने की क्या रूपरेखा होगी, किस तरह का आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के कहीं ना कहीं बेचैनी है मुसलमानों। देखिए, आंदोलन के जितने रास्ते अवेलेबल हैं सबका इस्तेमाल किया जाए। साफ क्यों नहीं बोल रही है? बोल रहा है ना हम आपको। किस तरह का आंदोलन नहीं, करें? हम ये कह रहे हैं कि हमने ये तय किया है कि पहले लीडरशिप धरना देगी, मुसलमानों की लीडरशिप स्टेट में भी और सेंटर में भी। ये बात हम कह रहे हैं कि पहले लीडरशिप जेल जाएगी, ये जरूरत पड़ी तो जेल जाएगी, लीडरशिप जाएगी। और उसके बाद हमने ये कहा है कि हम इसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दूसरे समुदाय के लोगों को भी शामिल करेंगे, और हो रहे हैं। अभी हमारा 15 तारीख को एक प्रोग्राम है जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और ट्राइबल्स हैं, और उसके अलावा ओबीसीज के लोग हैं, वो भी सब शामिल हो रहे हैं, वो भी साथ में आएंगे हमारे। तीसरी बात हमने ये कही है कि हम इसके वक्फ के बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, उस पर एक लीफलेट तैयार करके सब तक पहुंचाएंगे कि असल क्या है और क्या पैदा किया जा रहा है। और फिर हमने ये भी कहा है कि रमज़ान के इस महीने के अंदर हम मस्जिदों के ज़रिए से भी लोगों को अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे, और अगर इस सब के बावजूद भी ज़रूरत पड़ी, अगर ये बात मानी नहीं गई तो हम पब्लिक कॉल देंगे। आपने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी वार्निंग दी है कि सियासी नुकसान होगा। तो ये तो होता है, इसमें कौन सी बात है। अगर आप एक पूरे समुदाय को काट कर कोई उनके खिलाफ कोई कानून बनाएंगे तो उसका नुकसान तो होना ही होना है, पॉलिटिकल नुकसान तो होना ही। धन्यवाद। मनमानी खत्म होगी। मनमानी कहाँ से है, आप ये बताइए। आज जो वक्फ एक्ट है, अगर सरकार उसमें कोई चीज़ लागू करना चाहती तो कौन सी चीज़ रुकावट है भाई? जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो तो लोग जो रूलिंग पार्टी है उसका ही विधायक होता है।
बाहर का आदमी तो नहीं होता है ना। पहले मामला कोर्ट में नहीं जाता था, अब जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में पहले भी जाता था, ये बिल्कुल गलत बात है ना। आप मुझे बताइए, ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अभी भी नीतीश कुमार से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, उनकी पार्टी के एक एमपी का बयान आया कि अब दूसरी शक्ल में आ गया है, जो कमियां थी उनको पूरा कर लिया गया है, तो अब बिल हमें एक्सेप्ट है। तो क्या कहना देखिए, चाहिए? ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। मैंने बताया आपको कि जब आपने अपोजिशन पार्टियों के किसी भी संशोधन को कबूल नहीं किया, मुसलमानों के किसी भी बात को कबूल नहीं किया, तो क्या आपने उसमें किया है? कुछ भी नहीं किया, और ज़्यादा गलत बना दिया उसको। जेपीसी ने जो बिल था उसको और ज़्यादा सख्त बनाकर लाया है, और इसलिए हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।